हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? डिजायर पॉइंट चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले टर्न पे हमने जो है आपको स्वातुल्य संबंध पढ़ा दिया था। तो आज के डेट में हम लोग बात करेंगे सम्मित संबंध में और संक्रामक संबंध में और तुल्यता संबंध, यानी तीनों की बात आज के डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लेक्चर 1 का वीडियो प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, क्योंकि सीक्वेंसली अगर आपने देखा है वीडियो तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर मिस होता चला जाएगा चीजें। और मैथमेटिक्स चूंकि ऐसा पार्ट है जो एक दूसरे के सीक्वेंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि जो है आप लोग कम से कम पिछला वीडियो जब प्रॉपर तरीके से देखेंगे तभी अगले वीडियो पर आपको बातें समझ में आएगा। और जो बच्चे हमसे खास करके पढ़ रहे हैं वो लोग कम से कम वीडियो को देखें, और अगर उनको कोई परेशानी होती है कहीं से भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये चीजें मुझको दिक्कत कर रही हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवाइज कर देंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले संबंध का, जो कि संबंध नंबर 2 है, जिसका नाम है सम्मित संबंध। दूसरा संबंध क्या है? सम्मित संबंध। अंग्रेजी में हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक क्या बताएं, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए हम लोग पिछले टर्म पे पढ़ रहे थे कि अगर रोस्टर विधि में कोई संबंध दिया जाए और उसको पहचानना हो कि यह स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से कौन सा संबंध है और कौन सा संबंध नहीं है, तो हमने आपको स्वातुल्य संबंध को पहचानना सिखा दिया था। अभी हम लोग बात करेंगे किसका? नेक्स्ट है सम्मित संबंध। अगर कोई संबंध सम्मित है और आपको पहचानना है कि यह सम्मित संबंध है कि नहीं है, रोस्टर विधि में प्रश्न लिखा गया है, तो उसको पहचानने का तरीका क्या है ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल्स लेते हैं। ये मान लेते हैं कि माना ए एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव लिखा है 1 2 3 4 5। एक संबंध दिया है R, जो कि A का A पर संबंध है। इसका मतलब ये हो गया कि A क्रॉस A का जो अवयव होगा उसी का उप समुच्चय संबंध R में ले सकते हैं। इसका मतलब ये है, तो A का A पर संबंध है और वो संबंध R1 पहला लिखा है। ये आपका मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है। R1 बराबर क्या लिख दिया हमने? लिख दिया है 2 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 2 और 4 कामा 3। और आपसे पूछा कि बताइए यह संबंध सम्मित है कि नहीं है। तो किसी भी सम्मित संबंध को पहचानने के लिए सबसे पहला क्या आवश्यक बात है कि एक तो आपको इस समुच्चय ए के अवयव को देखना है। इसमें क्या लिखा है? 1 2 3 4 5। इन पांचों को छोड़कर अगर कोई भी अवयव इस आर में उपस्थित है तो पहला चीज तो वो संबंध नहीं होगा। अब अगर 1 2 3 4 5 से ही कर्मित बना है तो ये कंफर्म हो गया कि ये संबंध तो है। अब संबंध में सम्मित संबंध कब होगा? सम्मित का मतलब होता है एक जैसा। एक जैसे का तात्पर्य यह है कि दो चीजें हैं, अगर आपस में उनको बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए और कोई फर्क ना पड़े उनमें बदलने के बाद, यानी देखने वाले व्यक्ति को यह समझ में ना आए कि वो चीजें बदली गई हैं कि नहीं बदली गई हैं, तो ऐसी चीजों को हम सिमेट्रिक या सम्मित कहते हैं।
रिलेशन में अगर सम्मित चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, जो कर्मित युग्म के अवयव हैं अगर उनके स्थान पलट दें, यानी ए बी को बी ए बना दें और दोनों मौजूद हो, यानी संबंध में अगर ए बी मौजूद है तो बी ए भी उसके अंदर अगर उपस्थित है, तो इस प्रकार के संबंध को सम्मित संबंध कहते हैं। परिभाषा भी इसकी यही लिखते हैं कि अगर कोई संबंध सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए बी अगर आर में है, यानी जो संबंध आपको देगा उसमें अगर ए बी कर्मित युग्म है, तो सम्मित होने के लिए जरूरी क्या है, बोथ साइड इंप्लाइज दैट का मतलब है कि बी ए भी आर में होना चाहिए, है ना। तो अब आपको इस बात को यहां क्वेश्चन पर समझने के लिए क्या करना है कि जैसे 2,3 इसमें दिया गया है, तो इसके सम्मित होने के लिए जरूरी क्या है कि अगर 2 3 है इसमें तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए। तो आप करेंगे क्या, पहले वाले कर्मित युग्म को देखो कितना लिखा है, इसका उल्टा जो है वो देखो इसमें मौजूद है कि नहीं मौजूद है, यानी 2 3 का उल्टा 3 2 इसमें अगर मौजूद है तो ये वाला कर्मित युग्म बता रहा है कि मैं सम्मित हूं। अब इसके बाद अगले कर्मित युग्म पे जाओ, 3,4 मौजूद है, 3 4,4 उल्टा क्या होगा, 4,3 होगा, ये भी इसमें मौजूद है। इसका मतलब ये दिया गया संबंध जो है वो सम्मित संबंध है। अगर इस बात को समझने में किसी को परेशानी हो रही है तो आप इसका दूसरा प्रारूप भी देख सकते हो। क्या करिए, इस संबंध का प्रतिलोम संबंध निकाल लो, यानी व्युत्क्रम संबंध निकाल लो। प्रतिलोम संबंध का मतलब इस आर का इनवर्स निकाल लो, यानी R1 इनवर्स निकालो। इनवर्स क्या होता है कि अगर दो संबंधों के कर्मित युग्म को परस्पर बदल दिया जाए और संबंध में कोई परिवर्तन ना आए, यानी संबंध जो नया बने उसको क्या बोलेंगे, प्रतिलोम संबंध बोलेंगे। तो R1 इनवर्स क्या होगा, इसको बदलोगे 2 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। 3 4 का प्रतिलोम 4 3 हो जाएगा। 3 2 का प्रतिलोम 2 3 हो जाएगा। 4 3 का प्रतिलोम 3 4 हो जाएगा। अब इसको करने के बाद आपको देखना यह है कि जो जो अवयव इसमें है अगर वही अवयव इसमें विद्यमान है, सीक्वेंस कहीं आगे पीछे हो सकता है, अवयव में इंपॉर्टेंट। अवयव का मतलब अगर 2 3 इसमें है तो 2 3 इसमें भी होना चाहिए, यानी दोनों में सेम कर्मित युग्म अगर उपस्थित है तो यह संबंध सम्मित होगा। और अगर कुछ भी डिफरेंट हो जाए तो सम्मित नहीं होगा। आप चेक कैसे करोगे, इसको देखो 2,3, इसमें देखो 2,3 है कि नहीं है, इसमें देखो 3,4, इसमें देखो है कि नहीं है, इसमें देखो 3,2 3, है कि नहीं है, 4,3 देख लो 4,3 है कि नहीं है। अगर R1 और R1 इनवर्स दोनों बराबर हो जाएं तो संबंध क्या होगा, आपका सम्मित संबंध होगा। तो सम्मित संबंध पहचानना बहुत ही आसान बात है। क्या करना है, दो तरीके से, एक तो जो संबंध दिया है अगर उसका व्युत्क्रम भी उसमें मौजूद हो, यानी ए बी है और बी ए भी संबंध आर में मौजूद हो तो वो सम्मित होगा, नहीं मौजूद है सम्मित नहीं होगा। ऐसे जितने कर्मित युग्म बने हैं सबको एक एक करके चेक करेंगे, जो दिया है उसका उल्टा भी उसमें है तो सम्मित संबंध होगा। अब मान लो एक दूसरा मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूं, ये सेकंड पार्ट है। मान लो R2 हमने लिख दिया और इसमें हमने लिख दिया 1,1 2,2 1,3 3,1 3,4 और आपसे पूछा कि बताइए यह सम्मित संबंध है कि नहीं है। तो देखिए जिस कर्मित युग्म में दोनों अवयव समान है तो 1,1 का उल्टा 1,1 ही होगा। अच्छा, समुच्चय के अंदर हम एक अवयव को एक से अधिक बार लिखते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि 1,1 का उल्टा 1,1 इसमें मौजूद है, यानी दोनों अवयव अगर समान है तो वो हमेशा सम्मित होगा, क्योंकि एक एक का व्युत्क्रम एक एक ही होगा। तो भाई दो चीजें एकदम सिमिलर है, आपस में बदल दोगे तो कोई फर्क नहीं चलेगा कि बदला गया कि नहीं बदला गया, तो उसमें सेम चीजों में तो आपको सम्मित को देखने की आवश्यकता है ही नहीं। यानी 1,1 2,2 से आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सम्मित है। किसको देखना, 1,3 को। 1,3 का उल्टा क्या होगा, 3,1 होगा, जो कि मौजूद है। फिर अगला अब आइए, ये हो गया 5वें नंबर पे 3,4 3,4 का उल्टा क्या होता है, 4,3 होता है। 4,3 इसमें नहीं है, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यह सम्मित संबंध है कि नहीं है तो लिखेंगे सम्मित संबंध नहीं है।
कोई पूछ लेता है क्यों नहीं है सम्मित संबंध, तो आप बोलेंगे कि 3 4 का जो उल्टा 4, 3 है ये आर में उपस्थित नहीं है। इस बात को ऐसे लिखेंगे कि 4, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है। तो अब किसी भी बच्चे को अगर रोस्टर विधि में कोई संबंध दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए यह सम्मित संबंध है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या काम करना है, जो कर्मित युग्म दिया गया है अगर उसका उल्टा भी उसी संबंध में मौजूद है तो वह सम्मित होगा। बस ध्यान यह रखना है कि जितने कर्मित युग्म है सबको चेक करना है एक एक करके। अगर सबका उल्टा मौजूद है यानी ए बी अगर है तो बी ए होना आवश्यक है सम्मित संबंध बनने के लिए। अब मैं इसी पे एक क्वेश्चन ऐसा लिखता हूं जिसमें आपको बताना है कि यह सम्मित संबंध बनाने के लिए हम क्या करें, यानी क्वेश्चंस नहीं देंगे, कुछ अकर्मित युग्म लिखेंगे और आपको बताना होगा कि यह सम्मित संबंध अगर इसको बनाना चाहें तो यह कैसे बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए थर्ड पार्ट में हम लोग आ जाएं, ये लिखा है आपका R3, जैसे मैंने 1, 2 लिख दिया और हम चाहते हैं कि यह सम्मित संबंध बने, तो सम्मित बनने के लिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 भी हमको लिखना पड़ेगा, यानी 1 2 का उल्टा 2 1। अब यह सम्मित संबंध हो गया। अगला मान लो मैंने 1 3 लिख दिया, तो अब इसको सम्मित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 1 भी इसमें चाहिए। अगर 2 4 लिख दिया तो इसका उल्टा 4 2 चाहिए, यानी जो ए बी है उसका उल्टा भी उसमें भी ये मौजूद है तो वो सम्मित संबंध बन जाएगा। तो ये दूसरा मेथड था कि अगर कोई संबंध है और आपको पहचानना है कि ये सम्मित संबंध है कि नहीं है, संबंध का प्रारूप क्या है, रोस्टर विधि में लिखा गया हो, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो मेरे समझ से सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गया होगा कि कोई संबंध रोस्टर विधि में अगर लिख दिया जाए और उसका पहचान करना हो कि यह सम्मित संबंध है कि नहीं है तो कैसे पहचानेंगे। 2 संबंध हो चुका है, पहले लेक्चर में स्वातुल्य संबंध पढ़ा दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहला लेक्चर वो जरूर उसको देख लें, क्योंकि उसमें कार्तीय गुणन आपको मिल जाएगा, टोटल ए से बी समुच्चय में कितने संबंध बनेंगे वो मिल जाएगा, ए से बी में कितने कार्तीय गुणन मिलेंगे वो मिल जाएगा, स्वातुल्य संबंध पहचानने का तरीका क्या है वो मिल जाएगा। तो पहले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोग देख लेंगे तो उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर सीक्वेंसली आप एक एक लेक्चर वीडियो वाइज देखते जाएंगे तो मेरे समझ से आपको किसी किताब की और किसी जगह पे परेशानी की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, या किसी के हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आराम से क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसके बाद अभी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के कठिन क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको चैप्टर खत्म होते होते ये उम्मीद है कि कुछ भी इसमें आपको परेशानी होने वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग तीसरे संबंध पे आते हैं। नंबर 3 में लिखा गया है संक्रामक संबंध। यार ये बोर्ड फोर्ड क्या कर रहा है भाई, लिखो कहीं लिख कहीं जा रहा है। देखिए ये तीसरा नंबर का संबंध है जिसका नाम है संक्रामक संबंध। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए बच्चों ये 3rd वाले नंबर का है जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, अब हमको समझना है कि ये क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है। पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि संक्रामक संबंध 2 चीजों पे नहीं बनेगा। कितने चीजों पे बनेगा, 3 चीजों पे बनेगा। संक्रामक संबंध बनने के लिए कम से कम 3 अवयवों का होना आवश्यक है। यह कहता क्या है
कि अगर मान लीजिए एक है ए और दूसरा है बी, यानी यह दो दोस्त हैं, एक दोस्त ए का बी है और फिर बी का दोस्त यानी राम मान लो ए है और बी मोहन है, तो राम दोस्त किसका है? मोहन का। अब मोहन के भी दोस्त होंगे, एंड मोहन का दोस्त मान लो सोहन है, यानी ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है। तो ये कह रहे हैं संक्रामक का मतलब होता है सबका अटैचमेंट, यानी जितने भी रिलेशन है सब एक दूसरे को जाने पहचाने, है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए और सी में अगर हम संबंध बना दें, यानी ए भी सी का दोस्त हो जाए, तो इस प्रकार के संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। तो ये कह क्या रहा है कि ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो संक्रामक संबंध होने के लिए जरूरी क्या है कि ए सी भी आर में होना चाहिए। यानी अगर एक्स वाई वाई जेड आर में मौजूद है तो वह संक्रामक संबंध तभी बनेगा जब वो ए और सी का संबंध भी आर में प्रेजेंट हो। अब इस बात को आप ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं? अगर हम इसका उदाहरण लेंगे तो आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे? चलिए पहला पार्ट लेते हैं, फिर वही क्वेश्चंस एग्जांपल्स में रखते हैं। हम लोग एक समुच्चय लेंगे जिसके अंदर हम अवयव लेंगे और उन अवयवों को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हमको समझ में आएगा कि ये संक्रामक पहचानने का तरीका क्या है। मान लो हमने ले लिया ए बी सी डी, ये चार संबंध बेटा ले लिया। अब समुच्चय अवयव कोई संबंध आर दिया है और वो किस प्रकार है, इसका मतलब होता है सच दैट का मतलब इस प्रकार, यानी आर कैसे परिभाषित है। आर सच दैट क्या दिया है? संबंध ए का बी पर संबंध है, आर सच दैट ए टेंस टू बी, यानी ये आपका हो जाएगा आर सच दैट ए टेंस टू बी। इसका मतलब ये है कि आर जो संबंध है बी नहीं है, ए ही है। आर का संबंध जो है वो एक रास ए का अवयव है। एक रास ए का मतलब अगर ए में चार अवयव हैं तो टोटल एक रास ए में कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। तो 16 में से ही कुछ लिया जाएगा। अब मान लो 16 में से मैंने पहला पार्ट क्या ले लिया, हमने संबंध आर ले लिया, ए का संबंध बी के साथ ले लिया और बी का संबंध डी के साथ ले लिया। अब आप देखोगे तो ए बी से रिलेटेड है, बी डी से रिलेटेड है, और हम आपसे पूछें कि बताइए ये संक्रामक संबंध कब बनेगा, तो ये डिफिनीशन कहता है कि ए बी के साथ अगर संबंध रखता है, बी सी के साथ संबंध रखता है, तो संक्रामक बनने के लिए जरूरी है कि ए का संबंध डी के साथ भी होना चाहिए। ये हो गया संक्रामक। यानी एक्स वाई वाई जेड ए बी बी डी अगर इसमें आर में मौजूद है तो ए डी भी आर में होना चाहिए। तो आप पहचानोगे कैसे? पहचानोगे, मान लो ये संबंध दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि भैया ये संक्रामक है कि नहीं है, तो पहले देखो पहले का संबंध दूसरे के साथ क्या है, ए का बी के साथ है। अब देखो बी कहीं संबंधित किसी के साथ है, बी का संबंध डी के साथ है। अगर ए डी इसमें मौजूद तो संक्रामक, नहीं मौजूद तो संक्रामक नहीं है। दूसरे पे आ जाओ, एग्जांपल थोड़ा सा और हम बड़ा करते हैं। मान लो यह आर है, ए का संबंध बी के साथ है। अब बी का संबंध मैं दो लोगों के साथ कर देता हूं, बी का सी के साथ कर देता हूं और बी का डी के साथ भी कर सकता हूं, है ना। अब आप देखो तो सिचुएशन क्या है, ए जो है व्यक्ति, इसके दो दोस्त हो गए। कौन कौन दोस्त हो गए? ए का दोस्त बी भी है, ये ए का दोस्त क्या है? बी है, लेकिन बी के कितने दोस्त हो गए हैं? दो दोस्त हो गए हैं। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो इसको ऐसे समझो, ए का संबंध किसके साथ है? बी के साथ है, और बी का संबंध किसके किसके साथ है? एक तो सी के साथ है और एक तो डी के साथ है। अब ये संक्रामक कब बनेगा? भाई मेरी दोस्ती इसके साथ है, इसके जितने भी दोस्त हैं वो मुझसे अगर संबंध रखेंगे यानी दोस्ती करेंगे तभी तो ये सारे लोग एक दूसरे के संबंध में आएंगे। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा? संक्रामक बन जाएगा। आपको गणित की भाषा में क्या समझना है कि ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध जिन जिन लोगों के साथ है, अगर वो सारे ए का
संबंध बनाए तो वो संक्रामक होगा। यानी ए बी, बी सी और डी से है तो ए का संबंध सी से और ए का संबंध डी के साथ अगर ये दोनों इस आर में मौजूद हो जाए तो यह संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। अभी ये संक्रामक नहीं है। इसके संक्रामक बनने के लिए जरूरी क्या है कि यहां पर ए का संबंध सी के साथ और ए का संबंध डी के साथ इसके अंदर अगर मौजूद हो जाए तो यह संक्रामक बन जाएगा। यानी यहां अगर हम ए कामा सी लिख दें और ए कामा डी लिख दें तो यह संक्रामक संबंध बन जाएगा। अभी तो देखिए ए का संबंध बी के साथ था, अब अगला और चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सी का संबंध किसी के साथ हो, लेकिन अगर सी का संबंध किसी के साथ नहीं है तब तो ठीक है। बी का संबंध सी के साथ किसी नहीं, बी का डी के साथ डी का किसी के साथ नहीं, ए का सी के साथ सी का भी किसी के साथ नहीं, ए का डी के साथ डी के साथ किसी का नहीं है। इसका मतलब ये संक्रामक संबंध है। तो एक एक करके संबंध चेक करेंगे, पहले का दूसरे के साथ, दूसरा जिनके जिनके साथ संबंध रखता है, पहले और तीसरे के बीच अगर वो संबंध मौजूद तो वो संक्रामक होगा, नहीं मौजूद होगा तो संक्रामक नहीं होगा। अच्छा, एक बात और समझने वाली बात है, जैसे मान लीजिए बी का संबंध सी के साथ है और सी का संबंध किसी के साथ नहीं है, तो ये संक्रामक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ये संक्रामक होगा। क्यों? क्योंकि जो है मेरा कोई दोस्त है, अब उसका कोई दोस्त नहीं है तो हम ही दो लोग तो हो गए, तो हम उनको जानते हैं, वो हमको जानते हैं, तो संक्रामक है। जब उसका संबंध मेरे दोस्त का किसी के साथ है और मेरा उसके साथ संबंध नहीं है तो वो संक्रामक नहीं होगा। यानी जितने लोग हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, ये है आपका संक्रामक संबंध। तो तीन प्रकार का संबंध है, पहला है स्वातुल्य संबंध, दूसरा है सम्मित संबंध, तीसरा है संक्रामक संबंध। एक ऐसा संबंध जिसके अंदर तीनों का गुण मौजूद हो जाए, यानी स्वातुल्य भी हो जाए, सम्मित भी हो जाए और संक्रामक भी हो जाए, तीनों का गुण मौजूद हो जाएगा। इस प्रकार के संबंध को हम संक्रामक क्या संबंध कहेंगे? तुल्यता संबंध कहते हैं। तो चौथा संबंध जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? तुल्यता संबंध आएगा। बाकी इन पे अभी हम लोग एनसीईआरटी से बाकी ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन लेंगे, बेसिक एक एक बार समझ लीजिए। तो उसमें जो कुछ भी आपके अंदर थोड़ा बहुत कसर बाकी है कि सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वो सारे आ जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं से कुछ लगता है कि आप क्रॉस क्वेश्चन जानना चाहते हो जो ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे कि सर ये वाले अगर ऐसे हो जाए तो क्या होगा, तो मैं उसको अगले क्लास में आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं हम लोग। लास्ट में है नंबर 4 में तुल्यता संबंध। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए भैया, बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ काम कर रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ई के जगह आई हो जाए, बी हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है ना। तो लिख रहा हूं, जैसे कहीं लिखता हूं, या देखो यहाँ पर डंडी आ गया, तो ये थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, खाने पीने को नहीं पाया होगा, इसलिए ये बेचारा परेशान है ना। तो गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए क्या होता है ना, कभी कभी चीज़ें माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो हो सकता है इस कारण से ये उल्टा सीधा हरकत कर रहा है, कभी कभी थोड़ा स्क्रू वगैरह ढीला हो जाता है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? तुल्यता संबंध, एक ऐसा संबंध जो स्वातुल्य भी हो। स्वातुल्य का मतलब ये देख रहे हो, या देखो ना, स्वातुल्य संबंध क्या है कि अगर ए बिलोंग्स करे आर में, तो बड़ा परेशान कर रहा है भाई। कब? जब एवरी ए बिलोंग्स टू क्या हो? ए हो, है ना। इसको बोल दिया स्वातुल्य संबंध। दूसरा नंबर सेकंड आ जाइए, सम्मित संबंध।
सम्मित क्या था? ये था कि यक्स का अगर वाई आर में मौजूद है तो वाई एक्स भी आर में मौजूद होना चाहिए। बोथ साइड इंप्लाइज दैट क्या है? वाई एक्स भी आर में मौजूद होना चाहिए। और नंबर थर्ड है संक्रामक संबंध। संक्रामक क्या है? कह रहा है एक्स वाई और वाई जेड अगर आर में मौजूद है तो एक्स जेड भी आर में मौजूद होना चाहिए। यानी एक ऐसा संबंध जो स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तीनों का गुण मौजूद है, तो उस संबंध को क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध कहेंगे। तो अभी हम लोग कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो स्वातुल्य भी हो जाए, सम्मित भी हो जाए और संक्रामक भी हो जाए, तो हम कहेंगे उसको कि वह एक तुल्यता संबंध है। चलिए नेक्स्ट वाले बात पे करते हैं हम लोग। यहां पर हम एक चार्ट बनाते हैं, इसी चार्ट पे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे सारी चीजें। हाँ, क्वेश्चंस को हम लोग पर रखें और तीनों ये रखें। चलिए पहला वाला ये यहां लिखेंगे संबंध। यहां लिखेंगे स्वातुल्य, यहां लिखेंगे सम्मित और यहां लिखेंगे संक्रामक। अब देखो, मान लेते हैं एक समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव 1 2 3 4 है। संबंध जो आर है वो ए का ए पर है। पहला संबंध इसमें नंबर 1 हमने लिख दिया है, आर बराबर 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और 4 कामा 4। जानना चाहते हैं कि यह स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से कौन सा संबंध है और कौन सा संबंध नहीं है। यानी एक ही क्वेश्चन होगा और अब तीनों प्रकार के संबंधों को हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे कि यह आपका कौन कौन सा संबंध है और कौन कौन सा संबंध नहीं है। तो पहला देखिए, स्वातुल्य क्या होता है। स्वातुल्य संबंध चेक करने के लिए क्या जरूरी है कि इस ए समुच्चय के अवयव को देखो, जो इसके अंदर है अवयव विद्यमान, उसका अपने के साथ क्या क्या संबंध बन सकता है। अगर वो पूरा कम से कम आर में मौजूद है तो वह स्वातुल्य संबंध होगा। जैसे ए में 1 2 3 4 है तो आर में 1 1 2 2 3 3 4 4 एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा हो सकता है, कम से कम अगर मौजूद तो वो स्वातुल्य होगा, और अगर इससे कम कुछ भी है तो वो स्वातुल्य नहीं होगा। तो यहां दिखाई दे रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें मौजूद है, जो कि हमारी मिनिमम जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये स्वातुल्य संबंध है, तो ये टिक हो गया। अब दूसरा वाले पा जाइए, सम्मित संबंध पे। सम्मित क्या होता है? जो आर में मौजूद हो उसका उल्टा भी इसमें मौजूद हो। यानी एक्स वाई अगर है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। अब आर में क्या है? 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, मौजूद ही है। 2 2 है 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा। 3 3 है 3 3 का उल्टा 3 3 होगा। 4 4 है 4 4 का उल्टा 4 4 होगा। तो कहीं भी सम्मित और संक्रामक में अगर दोनों अवयव सेम है तो उसको देखने की आवश्यकता ही नहीं, वो हमेशा सम्मित और संक्रामक होते ही होते हैं। तो ये सम्मित हो गया।
संक्रामक में भी देख लो, संक्रामक में इसके लिए जैसे 1 1 है ना, तो 1 1 का मतलब 1x 1y, अब 1z भी हो गया तो इसको 3 बार लिख लो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो 1 का संबंध 1 के साथ एक्स वाई, अगला 1 का 1 के साथ वाई जेड, अगला 1 का 1 के साथ एक्स जेड। चूंकि समुच्चय के अंदर एक अवयव को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, इसलिए हम 1 1 को क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध है। इसी तरह 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो पहला क्वेश्चन जो था उसमें क्या है, ये सम्मित संबंध भी है और स्वातुल्य संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है, यानी ये संबंध तीनों का गुण रखता है। नंबर 2 पे आ जाइए आप, एक दूसरा संबंध लिखते हैं। मान लो 1 1 लिख दिया, 2 2 लिख दिया, 3 3 लिख दिया, 4 4 लिख दिया, 1 2 लिख दिया और पूछा कि बताइए ये सम्मित, स्वातुल्य और संक्रामक तीनों में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो पहला स्वातुल्य चेक करने के लिए तो सबको पता है, समुच्चय ए को देखना है, उसके अंदर क्या अवयव है, जो है उनका अपने का अपने के साथ जो अवयव बनता है यानी कर्मित बनता है, उतना कम से कम अगर आर में मौजूद है तो वो स्वातुल्य होगा। यानी इस संबंध को स्वातुल्य होने के लिए जरूरी क्या था कि इसके अंदर कम से कम 1 1 2 2 3 3 4 4 होना आवश्यक है, जो कि दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी इसमें मौजूद है। इसका मतलब है कि यह एक स्वातुल्य संबंध है। अब सम्मित में आ जाओ, सम्मित में जो दोनों सेम है उसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का 3 3, 4 4 का 4 4। किसको समझना है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। 1 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 1 होगा। तो क्या इसमें 2 1 मौजूद है कि नहीं मौजूद है? अगर 2 1 इसमें उपस्थित है आर में तो यह सम्मित होगा, नहीं उपस्थित है सम्मित नहीं होगा। हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 1 मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि यह सम्मित संबंध नहीं है। अब नंबर 3 आ जाओ, संक्रामक में। सिमिलर जो है इनको चेक करने की सम्मित संक्रामक में दिक्कत नहीं होती, यानी चेक ही नहीं करना होता है, सिर्फ डिफरेंट को। 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, तो 1 कामा 2 तो इसमें मौजूद है। देखो कैसे, 1 का संबंध 2 के साथ और 2 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ। तो संक्रामक होने के लिए क्या जरूरी है, 1 2 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक संबंध है। तो ये दिखाई दे दिया कि ये आपका स्वातुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित संबंध नहीं है। अब अगले पे आ जाइए आप लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। नंबर 3 में, यार ये बोर्ड आज परेशान कर रहा है, क्या लिख दे, आर बराबर 1 2 2 1 1 1। जानना चाहते हैं कि बताइए यह आपका स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों में से कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध नहीं है। पहला स्वातुल्य को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, ए को देखेंगे क्या है, 1 2 3 4 है। स्वातुल्य संबंध बनने के लिए क्या जरूरी है, 1 1 2 2 3 3 4 4 आर में होना चाहिए। क्या बच्चों इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 है, नहीं है। इसका मतलब ये आपका स्वातुल्य संबंध तो नहीं है। अब आइए किसकी बात करेंगे, सम्मित संबंध की। सम्मित क्या होता है, अगर x y है तो इसका उल्टा y x भी होना चाहिए। देखिए एक एक करके, पहला अवयव है 1 कामा 2, 1 कामा 2 का उल्टा क्या होगा, 2 कामा 1 होगा, मौजूद है। 1 2 का उल्टा 2 1 मौजूद है, ये दोनों हो गए। फिर आइए तीसरा अवयव 1 1, 1 1 को उल्टा 1 1 है, ये स्वयं में मौजूद है, तो इसका मतलब ये भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है आपका एक सम्मित संबंध हो गया। संक्रामक में आ जाओ, 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 1 के साथ, तो x हो गया y, y हो गया z, x z क्या बनेगा, 1 1 बनेगा और ऑलरेडी 1 1 मौजूद है। इसका मतलब ये संक्रामक संबंध भी है। तो दिखाई दे दिया कि दिया गया संबंध आपका स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो एक ऐसा संबंध जो सम्मित भी है, स्वातुल्य भी है और संक्रामक भी है, तीनों का गुण रखता है, उसको हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो आप चाहोगे तो पहले वाले को आप तुल्यता बोल सकते हो, दूसरा वाला तुल्यता नहीं है, तीसरा वाला तुल्यता नहीं है, लेकिन बाकी के संबंध इसके अंदर गुण हैं। तो यह पहला
प्रश्न हो गया कि अगर कोई संबंध रोस्टर विधि में दिया जाए, आपसे पूछा जाए बताइए ये संबंध जो है वो कौन सा है, स्वातुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा संबंध ये है और कौन सा संबंध ये नहीं है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया है कि संबंध स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक में से क्या है और क्या नहीं है। अब अगला आएगा हमारे पास दूसरे तरीके से क्वेश्चन। दूसरे तरीके से क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि दूसरा कैसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें हमको पहचानना होगा कि यह संबंध स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक क्या होता है। तो देखिए, पहला पार्ट आपका रोस्टर विधि में हो गया, दूसरा पार्ट गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में होगा, जिसको हम पहचानेंगे कि यह संबंध स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों में से क्या है क्या नहीं है। और एक क्वेश्चन इसमें बनेगा सिद्ध करने का या प्रूव दैट करने का, है ना, कि लिखने का तरीका। तो मैं अब की बार आपको गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन लिखने वाला सिखा दूं, जिससे आपको गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि के प्रश्नों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा और आप आराम से बता देंगे कि ये कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध नहीं है वो भी बहुत सरल इसी तरह से। बस ये है कि थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस को। तो चलिए दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, एक संबंध आर है जो कर्मित युग्म ए कामा बी का सी कामा डी के साथ है और वो संबंध क्या दिया है, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है। आपको बताना है, ये बोर्ड के कारण हो रहा है भैया, हमारी गलती नहीं है इसमें, एक बार लिखो तो दूसरे जगह छटक जाता है। ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी लिखा है ना। ए बी सी रियल नंबर, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, उससे हमको फर्क पड़ता नहीं है ना। कह रहा है ए प्रसिद्ध कीजिए ए बी रिलेटेड टू सी कामा डी इज इम्प्लाइज दैट ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है। कह रहा है सिद्ध कीजिए यह एक तुल्यता संबंध है ना, एक तुल्यता संबंध है। बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तुल्यता संबंध लेने का किस कारण यह है कि आपको इसमें स्वातुल्य संबंध भी दिख जाएगा, सम्मित संबंध भी दिख जाएगा और संक्रामक संबंध भी दिख जाएगा। देखिए, अगर किसी संबंध को आपको स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध करके दिखाना है तो उसका नियम यह होता है कि सबसे पहले आप स्वातुल्य संबंध का हेडिंग डालेंगे, उसकी जो डिफिनीशन है, क्राइटेरिया है, वो फॉलो कराइए। अगर वो फॉलो कर जाएगा तो वो स्वातुल्य होगा, नहीं फॉलो करेगा तो स्वातुल्य नहीं होगा। अब उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे देखेंगे कि ये स्वातुल्य है कि नहीं है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप डालेंगे हेडिंग यहां पर, पहला लिखेंगे स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध क्या होता है, कह रहा है यक्स का जो संबंध वाई के साथ है, अगर वही संबंध यक्स का स्वयं के साथ हो जाए, यही बात अभी हमने उसमें दूसरे तरीके से कहा था कि यक्स बिलोंग्स टू आर हो तो स्वातुल्य होगा। बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, सब एक ही चीज होता है। यक्स का संबंध वाई के साथ है, वही संबंध यक्स का यक्स के साथ हो जाए, यानी कोई संबंध हो और आपको सिद्ध करना है कि ये स्वातुल्य है कि नहीं है, तो जो संबंध दिया है यक्स का वाई के साथ, वाई के स्थान पर यक्स रख दो, संबंध में कोई परिवर्तन ना हो। संबंध में परिवर्तन का मतलब जो भी बीच में रिलेशन लगा है, बराबर का, बड़ा का, छोटा का, विभाजन का, वो ना बदले, यानी उसको वो फॉलो करे, तो वो आपका सम्मित स्वातुल्य संबंध होगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमें सिद्ध करना है और बताना है कि स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो संबंध लिखा है उसको लिखेंगे। क्या लिखा है, आर कर्मित युग्म ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी इज इंप्लाइज दैट ए डी ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। अब क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो, मेरे कहने का मतलब है प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, तरीका है। आपको अगर तरीका पता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन फंसा नहीं पाएगा। तो कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर स्वातुल्य दिखाना है तो जो ये y है ना, इसके जगह पर ये x रख दीजिए। अब यहां देखिए संबंध में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं है। परिवर्तन का मतलब फिर भी ये दोनों बराबर लेफ्ट राइट है कि नहीं है। अगर बराबर है तो स्वातुल्य है, नहीं बराबर है तो स्वातुल्य नहीं है। रख के देखते हैं क्या करना है। इसको स्वातुल्य चेक करने के लिए यक्स यानी ए बी को कोई छेड़खानी नहीं करना है, दूसरे के जगह पर इसको रख देना है, यानी सी डी के जगह पर ए बी रख देना है। इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रश्न में जहां भी सी और डी है उसके जगह पर क्या रखोगे, सी के जगह पर ए, डी के जगह पर बी रखोगे। चूंकि ए बी में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है तो देखो सी के जगह ए के जगह ए ही रहेगा, डी के जगह क्या रखना है, हमको बी रखना है, तो ये ए प्लस बी आ जाएगा। बी सी के जगह क्या रखना है, हमको ए रखना है। अब अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, ए प्लस बी लिखा है, और राइट हैंड साइड भी अगर दोनों को पलट दो तो ए प्लस बी ही लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि y के जगह x रख देने पर संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संबंध क्या था, बराबर का था, पहले भी बराबर था और दोनों में परिवर्तन करने के बाद भी लेफ्ट और राइट क्या है, आपस में बराबर हैं। इसका मतलब यह एक स्वातुल्य संबंध है। बस इतनी सी बात दिखानी है। y के जगह x रखो, जो भी है x y के जगह पर वहां x का रख दो स्थान उठा के। कैसे रखोगे इसको देख लो, c के जगह a b रखना है, d के जगह b रखना है, a के जगह a है, b के जगह b है। अगर कोई परिवर्तन संबंध में ना आए तो स्वातुल्य, अगर परिवर्तित हो जाए तो स्वातुल्य नहीं है। तो ये पहला तरीका था जिससे ये मालूम चल गया, अतः यह एक स्वातुल्य संबंध है। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्या है, सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध क्या कहता है, यक्स का जो संबंध y के साथ है वही संबंध y का यक्स के साथ हो जाए। इसका मतलब यह है बेटा कि कोई भी संबंध आपको दे उसको लिख लो और इसके बाद अगले स्टेप में यक्स को y के जगह कर दो, y को यक्स के जगह कर दो। अगर कोई परिवर्तन ना हो संबंध समीकरण में तो वह आपका सम्मित होगा, और अगर बदल गया तो सम्मित नहीं होगा। इतना सा काम करना है। अब क्या दिया है देखो यहां से संबंध, ये पहला जो आपका रिलेशन लिखा है वो लिखा है ए का बी के साथ संबंध। क्या है, ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी इज इंप्लाइज दैट ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, तथा एंड लगाओ बी का संबंध यानी एक्स वाई हो गया। अब अगला वाई जेड आपको स्वयं देखिए, इसके जगह पर इसको करिए, इसके जगह पर इसको करिए, यानी ए बी के जगह पर आप क्या करिए, सी डी करिए, और सी डी के जगह पर क्या करिए, ए बी। क्यों क्या करना है, एक्स और वाई के दोनों के स्थान आपस में बदल देना है, और बदलने के बाद अगर इसमें कोई परिवर्तन ना आए तो ये आपका सम्मित, परिवर्तित हो जाए तो सम्मित नहीं है। चलिए बदल के देखते हैं, कैसे बदलेंगे। ए के जगह सी आ जाएगा, बी के जगह पर डी रख देंगे समीकरण में, सी के जगह ए रख देंगे और डी के जगह पर बी रख देंगे। रख के देखो भाई क्या परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समीकरण बदल रहा है कि नहीं। ए के जगह सी रख दिया, डी के जगह पर बी रख दिया, बी के जगह पर डी रख दिया, सी के जगह पर ए रख दिया। देखो अगले स्टेप में इसको चाहो तो b प्लस सी बराबर लिख सकते हो, आगे पीछे किया है और कुछ परिवर्तन नहीं किया है मैंने, a प्लस डी। अगर आप चाहो तो लेफ्ट को राइट लिख दो, राइट को लेफ्ट लिख दो, यानी दायां वाला बाएं ले आओ, बायां वाला दाएं ले आओ। गणित में कोई परिवर्तन होता नहीं। पहले क्या लिखा था,
ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। अभी क्या आया, y को x के जगह कर दिया, x को y के जगह कर दिया, कोई चेंजिंग नहीं आया, यानी तब भी समीकरण सेम का सेम बना हुआ है। इसका मतलब लिखेंगे अतः यह एक सममित संबंध है। ये दूसरा संबंध हो गया, प्रूव हो गया कि यह एक स्वातुल्य संबंध भी है और दूसरा यह एक सममित संबंध भी है। अब नंबर 3 पे आ जाओ। बारी आ गई है संक्रामक संबंध की। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है संक्रामक संबंध? कह रहा है यक्स का जो संबंध वाई के साथ है और वाई का जेड के साथ अगर वही संबंध है, अगर वही संबंध यक्स और जेड के बीच बन जाए तो इस प्रकार के संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। अब इसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो 2 आपको स्वयं से बनानी पड़ेगी और तीसरी वाली उस पर इम्प्लीकेट करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्या बनेगा। पहला जो दिया गया क्वेश्चन है वो है आर कर्मित युग्म ए कामा बी का संबंध सी कामा डी के साथ है। यार ये बहुत परेशान कर रहा है यार। ए कामा बी का संबंध सी कामा डी के साथ क्या दिया है? ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। दूसरा सी डी का संबंध स्वयं से बनाइए। आप कैसे बनाओगे? एक्स वाई है, वाई जेड बना दो। सी डी के बाद क्या आएगा? ई एफ आएगा। वही तरीका है, इस सामने वाले जगह रख दो तो देखोगे तो पहले चौथे को जोड़ा है और दूसरे तीसरे के बराबर है, तो हम भी यहाँ पहला चौथा जोड़ देते हैं। सी एफ बराबर क्या कर दे? डी प्लस ई कर दे। इसको बनाइए एक समीकरण, इसको बनाइए 2 समीकरण। देखिए नियम क्या होता है। नियम ये होता है कि संक्रामक संबंध अगर इस तरह गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है तो इससे इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, यानी इन दोनों समीकरणों को ऐसा हल करो कि सी और डी इसमें से गायब हो जाए। सी डी गायब होने के बाद जो संबंध बचेगा यहाँ पर, अगर वो संबंध ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, क्योंकि पहले चौथे का जोड़ दूसरे और तीसरे के जोड़ के बराबर बचे तो इसका मतलब ये संबंध आपका संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। अब इसको सी डी को गायब करने के लिए नियम क्या होता है कि जब योगिस्टेन यानी एडिशन का वो है थ्योरम है, तो बायां बाएं में जोड़ दो, दायां दाएं में जोड़ दो। गुणा में लिखा है तो बायां बाएं में गुणा कर दो, दायां दाएं में कर दो। घटाव में लिखा है तो बायां बाएं घटा दो, दायां दाएं घटा दो। भाग में है तो बायां बाएं भाग दो, दायां दाएं भाग दे दो। अपने आप ये सी डी इसमें से गायब हो जाएगा। जैसे क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये करिए क्या, राइट हैंड साइड में बाएं में बायां जोड़िए, यानी ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और दायां में दाएं जोड़िए सी डी को गायब करने के लिए। अभी जब एक्स वाई वाला क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ा बात आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये क्या होगा? ए प्लस एफ आ गया बराबर में बी प्लस सी। देखो कि नहीं देखो, पहला और चौथे का जोड़ है कि नहीं है, दूसरे और तीसरे के बराबर, यही सीक्वेंस लिखा था। इसका मतलब इसके जगह पर लिख सकते हो ए बी और इसके जगह पर क्या लिख सकते हो? ई एफ। और यही हमको सिद्ध करके दिखाना था। हमको दिखाई दे दिया कि यह संबंध आपका स्वातुल्य भी है, यह संबंध आपका सम्मित भी है और यह स्वातुल्य आपका संक्रामक भी है। अगर एक ऐसा संबंध हो जिसके अंदर तीनों का गुण मौजूद हो, यानी वो स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर नेक्स्ट स्टेशन पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे एक एक करके और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो वो क्वेश्चंस चैप्टर्स हम लोग लाइव करेंगे। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लाइव क्लास जिस दिन से भी 1-2 दिन से स्टार्ट करने वाले हैं
तो आप सब लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भेज दें। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा लाइव क्लास में उतना बेहतर, सबको मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आप लोग जवाब दोगे क्वेश्चंस का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जवाब देंगे तो क्वेश्चन क्लास करने में मज़ा आता है, तो आप सबको मज़ा आएगा। तो एक रिक्वेस्ट ये मेरा है। और बाकी जो हमारे अपने कोचिंग के बच्चे हैं वो तो कम से कम सारे वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ में उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखिए जो आपको कहीं कोई समस्या होती है। अगर कोई समस्या नहीं होती है तो कम से कम इतना तो लिखो कि हाँ सर पूरी बात समझ में आ गई, जिससे हमको भी मालूम चलता रहे कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए